हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करेंगे नवंबर मंथ का करंट अफेयर। अब तक हमने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लिया था और इसमें हमारा क्या सीन रहता है कि हम पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं। इंक्लूडेड रहता है इसमें विजन आईएएस। ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अक्टूबर में जब करंट अफेयर की थी तो हम वीकली लेके आ रहे थे और उसी का कंपाइलेशन हमने मंथली पे किया था। बट किसी कारणवश हमारा वीकली ना आके ये सीधा मंथली आ रहा है। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारे पास। पहला है, अगर हम बात करें इथोपिया की, तो इथोपिया न्यूज़ में रहा। उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इसकी जो कैपिटल है वो अदिस अबाबा है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि ट्रेड कमेटी जो इंडिया और इथोपिया की थी, वो सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है? और ये 6वां सेशन था, इसलिए इथोपिया न्यूज़ में आ गया। क्लियर कट है? अच्छा, अब हमें इसे इसमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें इसकी नेबरिंग कंट्री पढ़नी होती है। नेबरिंग कंट्री इसलिए पढ़नी होती है, रीज़न क्या है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है पूछने का, वो ज़्यादातर नेबरिंग कंट्री पूछता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेबरिंग कंट्री देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इरिट्रिया मिलेगा हमें नॉर्थ में, यहाँ आपको इरिट्रिया मिल रहा है, क्लियर कट है? उसके बाद मिलेगा आपको जिबूटी। जिबूटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, इधर हो गया, ठीक? फिर हमें मिलेगा सोमालिया जो कि ईस्ट में पड़ता है, क्लियर कट है? उसके बाद हमें मिलेगा केन्या जो कि साउथ में मिलेगा। उसके बाद मिलेगा हमें साउथ सूडान, ये मिल गया हमें कहाँ पे? वेस्ट में। और एक और मिलेगा आपको यहाँ पे, क्या मिलेगा? साउथ सूडान मिलेगा। और यू कैन से दैट इधर आपका ये यस, तो आपकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन-कौन सी हुई? इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान। क्लियर कट है? चलिए, अच्छा आगे देखते हैं फिर हम। अब इसमें कुछ रिवर भी हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, जैसे ब्लू नाइल, ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद है आवास रिवर और लेक टाना। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक? उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट पीक है आपकी राज दसंस, ठीक? अच्छा, उसके बाद इसकी देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट्स और पड़ता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसके कई बार क्वेश्चंस बने भी हैं। तो थोड़ा-सा मैं इसको आपको स्माइल कर लूँ, आई थिंक ये ज़्यादा आपका ब्रॉड पड़ रहा है साइज़ में। यस, ठीक है, चलिए देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पड़ता है? ये लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और अदर कंट्री व्हिच लाइज़ इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा देखिए इथियोपिया न्यूज़ में रहा, इसकी कैपिटल अदीस अबाबा, याद रहे तो ठीक है, ठीक है? उसके बाद आपको इसमें सबसे ज़्यादा याद करना है तो उसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखनी है, सोमालिया, जिबूटी, इरिट्रिया, साउथ सूडान एंड केन्या। उसके बाद हमें इसमें से एक चीज़ और मिलती है, वो है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसकी कौन-कौन सी कंट्री है, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आपको कौन-सी मिलेगी इसमें? इसमें मिलेगी आपको जिबूटी, ठीक है? कहाँ रही? जिबूटी आपकी ये रही, ठीक है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उसके बाद मिलेगा आपको इरिट्रिया, इरिट्रिया ऊपर रहा आपका, ठीक? और उसके बाद मिलेगा आपको सोमालिया, ठीक है? और एक और मिल जाएगा आपको क्या? इथियोपिया। तो ये 4 हैं आपके क्या हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको देखिए कई बार इसकी ट्रिक भी बना ली जाती है, जैसे ई, डी, सीड बोलते हैं जैसे, हम क्या बोलते हैं? सीड, सीड के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कैसे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसको आप याद करेंगे यहाँ से। यस, क्या है? सीड, ठीक है? कहते हैं ना कि जैसे अगर हॉर्न जैसे इस टाइप का सींग है, तो सींग से मान लीजिए आपने किसी भी जो खेत होता है, फील्ड होता है, उसमें अगर आपने जुताई कर दी, है ना? जुताई का मतलब है उसमें बार-बार आपने गड्ढे हल्के-हल्के करके और वहाँ पे आपने कोई सीड गाड़ दी है ना? सीड गाड़ दी है तो वो क्या होगा? पौधा बन जाएगा। ऐसे माइंड कर सकते हैं आप याद करने के लिए। तो एज़ पर आपका क्या रहेगा? सोमालिया, क्लियर? ये 2 ई हैं, एक फॉर इरिट्रिया है और एक आपका इथियोपिया है और एक आपका रहेगा जिबूटी। क्लियर कट है? यहाँ तक ये हमारा हो गया सीड। तो इसमें हमें पढ़ना क्या था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे मिलता है हमें टुवालू, एक्चुअली में इसकी कैपिटल है फुनाफुटी। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ? टुवालू के साथ, और उसने ऑफर किया है जो भी रेजिडेंसी है, ठीक है? जो सिटीज़न्स हैं, वो डिस्प्लेस हुए हैं कहाँ से? यू कैन से दैट टुवालू से,
और रीजन क्या है उसका, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी डिस्प्लेस हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, टुवालू के साथ, इसलिए ये न्यूज में आ गया। सबसे पहले आपको उसके पॉलिटिकल फीचर देखने हैं, क्या क्या पॉलिटिकल फीचर्स हैं किसके, टुवालू के। तो ये नेशंस हैं, 9 कोरल आइलैंड्स हैं इसके पास, और ये लैंडलॉक नहीं है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये लैंडलॉक कंट्री है या नहीं, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्लियर कट है। बॉर्डरिंग नेशंस की बात करेंगे, देखिए ज्यादा हार्ड हो जाएगा, अगर याद रहे तो ठीक है। देखिए क्रीवटी और नुरारू, सोलोमन आइलैंड्स, वेनाटाऊ, टोकेलू, फिजी, सोमालिया, वाली, ट्यूटना, टोंगा। आई थिंक अगर याद हो जाए तो वेरी गुड, डजंट मैटर। अच्छा, यहाँ पे एक एटॉल होती है, एटॉल और है, देखिए ये इसी की कैपिटल के नाम से है, जिसका नाम है फनाफुटी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसके वॉल्केनिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए एटॉल्स और रीफ आइलैंड्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। कहाँ पे, टुवालू में। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें क्या है, फिर हमें मिलता है डोमिनिसिया, इसकी कैपिटल है लासियो। डोमिनिसिया ने अभी अनाउंस किया था कि ये जो आप कह सकते हैं व्हेल जो होती है, व्हेल मछलियाँ होती हैं, उसके स्पर्म के लिए एक कह सकते हैं आप रिजर्व खोलेगा, ठीक है? तो वर्ल्ड फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व खोला जाएगा, कहाँ पे? डोमिनिशिया में, इसलिए न्यूज़ में आ गया। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है, वो सबसे पहले देखना है। देखिए पहले तो आपको उसकी नेबरिंग कंट्री देखनी है, तो ये कहाँ-कहाँ पड़ता है? डोमिनिशिया आपका पड़ता है गुंडेलोप, जो कि आपका मैरिना ग्लांस नॉर्थ में है, और मैर्टिन्यूक्स जो साउथ में है, ठीक है? तो आपका ये 2 पॉइंट्स हो गए नॉर्थ एंड साउथ वाले। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, तो यहाँ मिलेगा आपको माउंट मोर्ने, डायबलून्स, और रिवर कौन सी है? लायो। इट्स अ वेरी आई थिंक थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक बार आप इसको और रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। माउंट मोर्ने, डाइवल्टिन्स एंड रिवर्स लायोस। ओके? अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये आइलैंड्स कंट्री है, ये आपको ज़रूर देखना है। ये आइलैंड्स कंट्री है, और यहाँ पे लेसर एंटीलीज़ जो कि ईस्टर्न कैरिबियन सी में पड़ता है, और लेसर एंटीली ये लॉन्ग आर्क है स्मॉल आइलैंड्स का। ठीक? तो डोमिनिशिया क्यों न्यूज़ में रहा, ये आपको पता होना चाहिए। डोमिनिशिया इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यू कैन से दैट एग्रीमेंट किया है किसके साथ? टुवालू के साथ। ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम। डोमिनिशिया हो गया हमारा। आगे मिलता है हमें मोज़ाम्बिक। मोज़ाम्बिक की कैपिटल है आपकी मोपुटू। इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो देखिए यहाँ पे मपेटू जो कि इसकी कैपिटल्स है, तो यहाँ पे आईएनएस सुमेधा, ये एक्चुअली में यहाँ पे पहुँचा है, मोपाटू जो कि कैपिटल है किसकी? मोज़ाम्बिक की, एज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है? और इसको एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ तक? अफ्रीका तक, इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखनी है, कौन-कौन सी पड़ती हैं। तो अगर मोज़ाम्बिक की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हम जानने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कौन-कौन मिलेगा यहाँ पे हमें। यहाँ मिलेगी हमें तंजानिया, ओके? तंजानिया ये रहा हमारा नॉर्थ में। उसके बाद मिलेगा हमें मलावी, मलावी इसी के पास है आपका। फिर हमें मिलेगा ज़ाम्बिया, ज़ाम्बिया ये रहा, ओके? फिर हमें मिलेगा ज़िम्बाब्वे, ये हमारा ज़िम्बाब्वे। उसके बाद मिलेगा हमें साउथ अफ्रीका एंड स्वाज़ीलैंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउथ, कॉमन सी बात है, ये साउथ अफ्रीका में ही है, ये साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा, ओके? अच्छा, उसके बाद इसमें देखिए थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो मोज़ाम्बिक को पुर्तगीज़ ने इसको एक्चुअली में यू कैन से दैट गवर्न किया था 1752 तक, जब तक उन्होंने गोवा को गवर्न नहीं कर पाया था, उससे पहले ये मोज़ाम्बिक में थे। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम हाईएस्ट पॉइंट था इसका माउंट विंगा, और मिनरल्स यहाँ पे गोल्ड, इमरल्ड्स, कॉपर, आयरन, ओर, नेचुरल गैस, की सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पासेस होती है, ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न पास होती है, न कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि ये इससे पासेस होती है, किससे? मोज़ाम्बिक से। चलिए क्लियर कट है। आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमें मिलता है साइप्रस, और साइप्रस के बारे में हम देखेंगे, इसकी कैपिटल है निकोसिया, ओके? और इसने ट्रेड जो है वो इंडियन कंपनी के विरुद्ध इसको चीज़ किया है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया साइप्रस। और साइप्रस की अगर हम बात करें, ये कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये इजिप्ट, साउथ ऑफ तुर्की, वेस्ट सीरिया, और साउथ ईस्ट में इसकी पड़ेगी ग्रीस। इन 4 कंट्रियों के बीच में पड़ेगा ये इजिप्ट, टर्की, सीरिया एंड ग्रीस। क्लियर कट है? क्या? साइप्रस। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा-सा अगर मैं इसको आपका ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा, तो ETSG, है ना? तो यहाँ पे आप टैक्स, टैक्स आपने शब्द सुना होगा, एक टैग होता है, तो टैक्स शब्द होता है ना, टैक्स, ठीक है? यहाँ से आप निकाल लेंगे। ये साइप्रस के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं,
तो आपका T4 क्या हो जाएगा? टर्की, और E4 आपका क्या हो जाएगा? इजिप्ट, ठीक है? और G4 आपका हो जाएगा ग्रीस, ग्रीस आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे S4, यू कैन से दैट सीरिया, ठीक? चलिए, तो ये आपका क्या हुआ? बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हो गई किसके? साइप्रस के। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास? फिर पड़ता है हमें मलेशिया, और मलेशिया की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में क्यों न्यूज़ में रहा? इसने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियन के लिए, और वो लगभग 30 दिन रुक सकते हैं, इसलिए न्यूज़ में रहा। बहुत अच्छी बात है, वीज़ा फ्री कंट्री है मलेशिया, 30 दिन आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की बात करें तो थाईलैंड और ब्रुनई इसके नॉर्थ में पड़ता है। थाईलैंड और ब्रुनई कहाँ पड़ेगा? इसके नॉर्थ में पड़ेगा। देखिए ब्रुनई ये रहा आपका, और थाईलैंड ये रहा, ये कहाँ पड़ेगा? मलेशिया के नॉर्थ में। क्लियर कट है यहाँ तक? साउथ में आपको मिल जाएगा सिंगापुर, ये सिंगापुर साउथ में मिलता है। उसके बाद इंडोनेशिया आपको मिलेगा साउथ वेस्ट में। क्लियर कट है? अच्छा, मलेशिया की बात करेंगे तो ये 2 नॉन कॉन्टिजियस रीजन्स में आता है, ओके? और यहाँ पे देखिए पेनिनसुला मलेशिया की बात करेंगे तो क्या-क्या है? ये हमें नहीं देखना, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखने लिए है, वीज़ा फ्री कर दिया है, तो आपसे पूछ सकता है कि लेटेस्ट ऐसा कौन-सा कंट्री है जिसने 30 दिन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री इंडियन के लिए कर रखी है? तो वो आपको याद रखना है, वो है आपका मलेशिया। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। आगे मिल जाता है हमें, ये मैंने रिपीट लग गया, सॉरी। उसके बाद हमें मिलेगा लिथुनिया। लिथुनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है विल्नियस, और इसके बात करेंगे तो ये एक्चुअली में क्यों न्यूज़ में रहा उसके बारे में देखेंगे। देखिए मैरीटाइम के लिए कई कंट्रियों में मीटिंग होती हैं, तो उसी रिगार्डिंग क्या हुआ, इंडिया और लिथुनिया के बीच एक मीटिंग हुई मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशन को लेके, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो उसकी लोकेशंस की बात करें तो ये लोकेशंस कहाँ पड़ेंगी? देखिए आपके इसमें यूरोप पड़ेगा, ठीक है? जो कि नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ेगा, और सदर्न मोस्ट जो है वो आपका बाल्टिक सी पड़ेगा। और उसके बाद बाउंड्री की बात करें तो कौन-कौन सी, देखिए लातविया है, लातविया इसका पड़ेगा आपका, ठीक है? उसके बाद आपका मिल जाएगा यहाँ पे बेलारूस, बेलारूस मिल जाएगा। फिर आपका पोलैंड, पोलैंड मिल जाएगा आपका, और रसिया, ठीक है? रसिया भी आपका मिल जाएगा यहाँ पे। ये सब बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं किसकी? लिथुनिया की। इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे नुमनास रिवर, और लार्जेस्ट लेक की बात करेंगे तो वो आपकी है डिर्कसाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। सीधी सी बात है, इंडिया का कोई ना कोई रिश्ता होगा तभी इसने वीजा फ्री कंट्री किया है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने प्रीलिम्स करंट बोले तो पीसी, और जो कि 1 नवंबर 2023 की करंट अफेयर, अब तक हमने मैपिंग देख ली है, कौन-कौन से मैप हमारे न्यूज़ में रहे, उनको हमने देखने की कोशिश की। और अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड इंक्लूडेड ऑफ द विजन आईएएस। इन सारे फैक्टरों को हम प्रोसीड करेंगे इसमें पूरे लेक्चर में, और मैं बताता हूँ आपको, अगर ये 2 ढाई घंटे का हो जाता है आपका मंथली रिवीजन, तो इट्स ए वेरी वेरी ईजी, क्योंकि आप पूरा करंट अफेयर 8 घंटे में पढ़ रहे हैं, वही करंट अफेयर आपको 2 घंटे में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको ऑडियोबल भी सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लाउड सीडिंग, ये टर्म है, और ये है क्या? तो हम इसको देखेंगे। क्लाउड सीडिंग का मतलब है वेदर का मॉडिफिकेशंस हो जाना, ठीक है? तो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो आपको इतना समझना है। अच्छा, जो क्रिएट कर सकता है क्या? आर्टिफिशियल रेनफॉल। अगर मान लीजिए कि हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल करानी है, तो हम किसके थ्रू कराएँगे? वो हम कराएँगे क्लाउड सीडिंग के थ्रू। ये आपको वर्ड याद रखना है। तो अगर एक वर्ड्स में यूपीएससी में प्रीलिम्स 2024 का आप देने बैठेंगे, तो हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चंस बने कि व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग? तो क्लाउड सीडिंग का मतलब है आर्टिफिशियल रेनफॉल कराना मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर है? और इसका गोल क्या है? ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि चेंज हो किसमें? जो प्रेसिपिटेशन अमाउंट्स होता है उसमें चेंज लाने के लिए इनका टारगेट है किसका? क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लाउड सीडिंग में जो भी आइटम यूज्ड होंगे वो कौन-कौन से होंगे? जैसे सिल्वर आयोडाइड है, ड्राई आइस है आपकी, पोटेशियम आयोडाइड है। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि क्लाउड सीडिंग में ये आपके पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे या आइटम्स इंक्लूड रहेंगे। कौन-कौन से हैं? जैसे सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है? ड्राई आइस है, पोटेशियम आयोडाइड। अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी कई फ़िल्मों में आपने देखा होगा, फ़िल्मों में क्या सीन होता है कि ये पेड़ है, यहाँ पे मान लीजिए आपका अभिनेता और अभिनेत्री है, और बरसात दिखानी है उन्हें, ठीक है? अब बरसात वो ऐसे तो नहीं, देखिए कई बार तो फव्वारे चला के भी दिखा देते हैं।
आप बोलोगे कि सर ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर पानी फेंक दिया, वो भी बरसात दिखा दी। पर अब तो आजकल इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ चुका है कि आपको पानी भी नहीं फेंकना, वो आपकी बरसात जैसा मॉडिफिकेशंस दिखा देगा। अब मान लीजिए अगर हमें कोई हमारा फसल हमने की और उस फसल में अगर हमें प्रेसिपिटेशन को अगर हमें चेंज करना है उसके अमाउंट्स में, तो हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम क्लाउड सीडिंग कराएँगे। क्लाउड सीडिंग से क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रेसिपिटेशंस है, उसके अमाउंट में चेंजेशन आएगी और हम रेनफॉल कराएँगे। जैसे कि हमारी कोई भी फसल है, जैसे वहाँ पे हमें नीड्स है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी एज़ अ इरिगेशंस, ओके? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमें मिलता है कार्बन नैनो फ्लो रेट्स। ये क्या होता है अभी? इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। ये कन्वर्ट करता है किसको? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्बन नैनो फ्लो रेट का काम क्या होता है? मान लीजिए ये सूरज से सनलाइट आ रही है। मैं थोड़ा-सा आपको समझाते हुए चलूँगा। ये सूरज से सनलाइट आ रही है। इसको ये चेंज कर देता है किसमें? हीट में। और जिसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है लगभग 87%। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। हालाँकि हीट तो आ रही है, पर उस हीट मान लीजिए 50% है। अब इस 50% को अगर हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? कार्बन नैनो फ्लोराइड्स के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये अवार्ड्स है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। पहले तो आपको इतना समझना है। किसको दिया जाता है अब ये? किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्योंकि यूपीएससी में सबसे पहले आपको इतना ही पता होना चाहिए, जो भी ऑप्शंस आते हैं कि ये वाली चीज़ किसके थ्रू होती है, किसके थ्रू नहीं होती है। तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? ये साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और इनोवेटर्स जो होते हैं, उनको दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यूपीएससी का ट्रेंड बदला और उसने अब आपके दिवस पूछना स्टार्ट कर दिए। आपने 2023 का एग्ज़ाम तो दिया होगा, नहीं दिया तो पीवीआईक्यू के रूप में जो भी फ्रेशर है वो उसको एक बार देख लें। आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी अपना ट्रेंड किस तरीके से बदल रहा है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करेंगे जो कि 11th मई को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे की बात करेंगे तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। और केरला पिरवाई सेलिब्रेट, ठीक है? ये एक फेस्टिवल है जो 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये पहली तारीख का करंट अफेयर था इसलिए न्यूज़ में रहा। उसके बाद हमें मिलता है वर्ल्ड सिटी डे, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सिटी डे जो है वो 31 अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर का हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए न्यूज़ में रहा। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। तो इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ठीक है? और फाइनेंशियल बिल के रूप में इसको प्रोड्यूस किया गया था या यू कैन से दैट इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया कब? 2018 में। अब ये है क्या? इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रोमिसरी नोट्स आपने पढ़ा होगा कि हमने प्रॉमिस कर दिया, उस टाइप का एक नोट्स होता है और इसमें आप परचेज़ भी कर सकते हैं। दैट मे बी परचेज़्ड बाय अ पर्सन, जिसको एक पर्सन्स के द्वारा परचेज़ भी किया जा सकता है, जो कि सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ठीक है? और शामिल होना चाहिए इन कॉर्पोरेट और ठीक, जब भारत स्टेबलाइज़ हुआ था तब वो इनकॉर्पोरेट हो इसमें इंडियन। यू कैन से दैट इट्स अ सिटीज़न ऑफ द इंडिया कैन परचेज़ द अ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है? अच्छा ये किसकी तरह होता है? ये बैंक नोट्स की तरह होता है, जो पेलेबल भी है, समझ रहे हैं ना? बैंक नोट्स में जैसे मेरे पास 100 का नोट्स है, तो उसको मैं पेलेबल है, मैं गया किसी दुकान पे मैंने जाके बोला भई ऐसा है, मुझे मान लीजिए ₹20 का पान चाहिए और ₹50 का मुझे ये आइटम चाहिए, ठीक है? तो मैंने उसको नोट दिया, उसने मेरे को आइटम दे दिया। तो ये इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी होता है, ये पेलेबल होता है, ठीक है? टू वियर और डिमांड्स एंड इंटरेस्ट फ्री, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। एलिजिबल की बात करेंगे तो इसमें कौन-कौन इलेक्टोरल बॉन्ड में एलिजिबल हो सकता है, तो केवल वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल हो सकती हैं जो रजिस्टर हैं, ठीक है? किसके अंडर में? सेक्शन 29 ए और आरपीए, यू कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो आरपी एक्ट के थ्रू, आरपी एक्ट है और सेक्शन 29 इसके थ्रू जो भी पार्टियां रजिस्टर हैं उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकता है। और इसमें सिक्योर कर सकते हैं नॉट लेस देन 1%, which secure not less than 1% of the votes polls in the last general to the हाउस ऑफ द पीपल्स। तो हाउस ऑफ द पीपल्स में लगभग आपका 1% से कम वोट नहीं पड़ा हो, ये भी सिक्योर करना है आपको। और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है? शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये क्लियर हो गया। अब इसको इशू कौन करता है ये हमें समझना है। मतलब आपका कुल मिला के ये है कि आपने 1% तो आपका जो है
उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या जनरल हाउस ऑफ द पीपल हो, इन दोनों को लेके। इसको इश्यू करती है एसबीआई, ये आपको थोड़ा-सा देखना है। एसबीआई आई थिंक यहाँ पे आरबीआई होगा, है ना? आरबीआई बॉन्ड्स एक बार आप आई एम कंफ्यूज्ड या सो बॉन्ड इज डिनोमिनेशंस ऑफ द जो आपका 1000s 10,000s 1 लाख 10 लाख एंड 1 करोड़ ओके या आई एम श्योर इसको कौन इशू करता है एसबीआई करती है ठीक है वेरीफाई अगर वैलिड की बात करेंगे तो ये 15 दिन के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू जब से ये इशू हुआ है तब से 15 दिन के लिए वैलिड होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और इसको परचेज आप डिजिटल और चेक भी कर सकते हैं उसके बाद हमें आ जाता है कॉन्स्टिट्यूंट डे ये आपका 26 नवंबर को ये तो खैर आपको पता ही होगा चलिए आगे चलते हैं हम 2 नवंबर 2023 करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलती है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है इनमें से दोनों में से ज्यादा प्रोटेक्टिव कौन होता है इसका आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे क्लियर कट है अगर नहीं पता मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको कि नेशनल पार्क में आप एंट्री नहीं कर सकते चलिए आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये लेस प्रोटेक्टिव है मैंने यहाँ पे ओपन भी कर रखा है और नेशनल पार्क आपका मोर प्रोटेक्टिव है ठीक है लोकेशन की बात करेंगे तो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी गोवा में रिवर की बात करेंगे तो यहाँ महादेवी रिवर है फॉरेस्ट टाइप की बात करेंगे तो देखिए मोस्ट डेसिडियस सेमी एवरग्रीन सेकेंडरी आप ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपकी महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बाद हमें आता है धोले और वाइल्ड एशियन कार्निवोर्स ये क्या है इसके बारे में मैं बता दूं ये आपका इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड इन जगह मिलेगा झोले वाइल्ड एशियन कार्निवोर आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो ये इंडेंजर्ड है ये थोड़ा सा आपको याद रखना होता है और डब्ल्यूपीए एक्ट की बात करें मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 तो ये शेड्यूल सेकंड्स में आता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस झोले एंड वाइल्ड एशियन कार्निवोर्स चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है करकोमा ककचिंगीज ये क्या है भाई ये फ्लावर प्लांट्स है सबसे पहले आपको देखिए अब थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे करकोमा ये आपका लगता है कि एज टाइप खीरा होगा बट करकोमा ककचिंगीज ये आपका क्या है फ्लावर या फूल आते हैं फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है लोकेशन कहाँ है इसकी मणिपुर में और इसका डेटा जो है वो डिफिशियंट है इसलिए न्यूज में रहा क्या करकोमा करकंगजीज चलिए अब हम आ जाते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व इसके बारे में बात करते हैं इसकी लोकेशन आपको उत्तराखंड में मिलेगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और शायद आपने कई बार इसे याद भी किया होगा और रिवर यहाँ पे गंगा सॉन्ग मिलती है उसके बाद हम बात करते हैं हिल की तो यहाँ शिवालिक हिल में आता है ये बिटवीन किसके पड़ता है वेस्टर्न हिमालय और सेंट्रल हिमालय के बीच में ये थोड़ा सा आपको लोकेशन इसकी याद रखनी है फिर हम आ जाते हैं फिर हमें मिलता है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट यानी कि इन्फ्यूज मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा क्लियर कट है अब हम आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन ये क्या है भाई ये आपका किसको मिला है कोझिकोड को मिला है जो कि किस किस क्षेत्र में मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में ग्वालियर को मिला है सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ठीक है तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में यूनेस्को इसको लिस्ट जो करता है और इसको क्रिएट किया गया था 2004 में इसका गोल क्या है इसका यूसीसीएन का इसका गोल है ग्लोबल रिकॉग्निशन बूस्ट टूरिज्म यानी कि टूरिज्म को बूस्ट करना ठीक है और सिटीज में कितने हैं लगभग 350 और मोर देन 100 कंट्री क्लियर कट अच्छा अब बात आ जाती है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है तो इसके लिए 7 फील्ड है वो थोड़े से आपको याद रखने हैं क्राफ्ट एंड फूड आर्ट डिजाइन में दिया जाता है फिल्म में दिया जाता है गैस्ट्रोनॉमी के रूप में दिया जाता है लिटरेचर के रूप में दिया जाता है मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक के रूप में दिया जाता है ये 7 रूपों में दिया जाता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन सी दैट यूनेस्को यूनेस्को को स्टेबलाइज किया गया था 1945 में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस मतलब पीस को स्थापित करना पॉवर्टी रिडिक्शंस मतलब पॉवर्टी को खत्म करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना
एंड इंटर कल्चरल डायलॉग्स थ्रू द एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन। तो कुल मिला के ये है कि शांति स्थापित करना, गरीबी खत्म करना और जो भी आपकी साइंस, कल्चर या कम्युनिकेशन और जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको इंटर कल्चर करना। क्लियर कट है। मेंबर कितने हैं इसमें? 194, 12 एसोसिएट मेंबर है। इंडिया भी इसका पार्ट है किसका? यूनेस्को का। चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है 3 नवंबर का, और 3 नवंबर में हम देखेंगे पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमारा इंक्लूड रहेगा विजन आईएएस। चलिए ओजोन प्रोटेक्शन कन्वेंशन के लिए हमने कौन-कौन से इनिशिएटिव चलाए उनको देखने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको मिलता है वियना कन्वेंशन, ये प्रोटेक्शंस करता है ओजोन लेयर का 1985 में। फिर हमें मिलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987 में। उसके बाद हमें मिल जाता है किगाली एग्रीमेंट, जो अमेंडमेंट होता है कब हुआ था? 1987। तो 3 आपको अमेंडमेंट प्रोटोकॉल याद रखने हैं कौन-कौन से। ये सब ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली। चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है हुंगा टुंगा हुंगा हुंगा टुंगा हुंगा अपाई। ये इसकी लोकेशन क्या है और ये है क्या? तो ये सबमरीन वोल्केनो है, ठीक है? जो कि टोंगा साइड में आया और ये आपका साउदर्न पैसिफिक ओशियन में। तो आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि ये है क्या? तो मैं आपको बता दूँ, ये वोल्केनो है, सबमरीन वोल्केनो मतलब पानी के अंदर, ठीक है? वेट, तो इसमें आपका कौन-कौन सी ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, हुंगा-टुंगा क्या है? ये सबमरीन वोल्केनो है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एफएओ, क्लियर कट है, ऑफ यूएन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यूएफपी, ये दोनों इसको जारी करती हैं किसको? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट्स को। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं जीका वायरस। जीका वायरस क्या है भाई? ये डिटेक्ट हुआ है कहाँ पे? इसको डिटेक्ट किया जाता है, यू कैन सी दैट डिटेक्ट हुआ है कहाँ पे? मॉस्किटो सैंपल में। और जीका वायरस की बात करें तो ये ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है? प्राइमरली बाय दी एड्स, ये एडीज मॉस्किटो होता है, उसके थ्रू इसको ये ट्रांसमिटेड होता है, व्हिच बाइट मोस्टली ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में ज़्यादातर ये मच्छर काटता है। आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि जीका वायरस किसके थ्रू फैलता है। तो देखिए जीका वायरस वैसे तो आई थिंक स पहले फेमस था किसी और के रिगार्डिंग, बट अभी मैं आपको बताऊँ ये न्यूज़ में क्यों रहा कि दिन में मच्छर आपने दिन में देखा होगा कई बार मच्छर आपको काट जाता है। तो मच्छर जो काटता है अगर उसमें से एडीज मॉस्किटो ने आपको काटा है, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। एडीज मॉस्किटो ने अगर आपको काटा है तो आपको जीका वायरस होने के मोस्टली चांस हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये दिन के समय में ही काटता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है व्हाइट हाइड्रोजन, ये क्या है भाई? ये नेचुरली जनरेट होता है विदिन कहाँ पर? द अर्थ क्रस्ट पर। तो जो अर्थ की क्रस्ट है, आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर, तो उसमें नेचुरली अगर ये जनरेट होता है थ्रू द वाटर रॉक रिएक्शंस। जब वाटर रॉक रिएक्शंस होती हैं तो उसके थ्रू ये अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली जनरेट होता है, जिसे हम व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। और ये आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि व्हाइट हाइड्रोजन आल्सो रेफर टू नेचुरल गोल्ड जियोलॉजिकल हाइड्रोजन्स, इसको और भी आप नाम से जान सकते हैं। और ये फाउंड जो है कहाँ पे? लार्ज रिजर्वियर टू फ्रांस। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर अस। यूपीएससी में शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जिस दिन यूएनपी के बारे में ना पूछा गया हो, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक रिपोर्ट देखेंगे, एडेप्शन गैप रिपोर्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडेप्शन गैप रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये लीडिंग अथॉरिटी है किसकी? इन्वायरमेंट्स की, और इन्हें यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। अच्छा आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू बिल्ड द कल्चर ऑफ पीस, वही सारी कहानी जो यूनेस्को की थी। पॉवर्टी को खत्म करना, पीस को स्थापित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशंस को इंटरकल्चर करना। ये सारी ऑब्जेक्टिव एज लाइक द यूएनपी एंड यूनेस्को इज द सेम। मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 193 मेंबर हैं, इंडिया भी इसमें मेंबर है। अदर की बात करेंगे, इसकी अदर रिपोर्ट जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट्स, द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट और याद रखेंगे आप। किसकी? ये 2 रिपोर्ट आप याद रखेंगे किसकी? यूएनपी की। ओके, सॉरी। अब देखते हैं हम आगे। अब हम आ जाते हैं 4 नवंबर को।
और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उसको देखेंगे। हमें मिलता है गोंडला ब्रह्मसुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी लोकेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये किसके बीच में है? दो हिल के बीच में है। जैसे एक है आपका मंत्रलामा कनुमा, जिसे मंत्रलामा भी कह सकते हैं आप, और नंदी कनुमा, इन दोनों के बीच में पड़ती है गुंडल्ला ब्रह्मसुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लोकेशन आपको पता है, स्टेट कौन सी? आंध्र प्रदेश। रिवर की बात करेंगे तो कौन सी मिलेगी यहाँ पे? गुंडलकामा रिवर मिलेगी, उसी के नाम से ये कॉमन है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लूसी मिशन, सीधी सी बात है, लूसी हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था। तो लूसी एक्चुअली में ज्यादातर अगर हम बात करें तो विदेश का है, मतलब अमेरिका का है, तो उसकी एजेंसी होगी। तो ये लूसी मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जुपिटर ट्रांजोन एस्ट्रॉयड्स हैं, ठीक है? उनको फर्स्ट स्पेस मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा जुपिटर ट्रांजोन एस्ट्रॉयड्स को। अब ट्रांजोन्स क्या होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? छोटी बॉडी किसकी? जो ऑर्बिट करती हैं सन के चारों ओर, दो स्वार्म अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द जुपिटर्स। तो ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन इन टू स्वार्म अलोंग द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, यू कैन से दैट इट्स ए ट्रांसॉन्स। और इसको इसको एक्सप्लोर करने का काम कौन करेगा? लूसी मिशन करेगा, ठीक है? जो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? आगे मिलता है हमें, देखिए ये एक लेक है, कवा अज़ क्रिएटर लेक। इसकी लोकेशन सबसे पहले देखनी है आपको, ईस्टर्न जावा में पड़ेगी, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिडिक लेक है ये, ठीक है? और ये किसके रूप में जानी जाती है? लार्जेस्ट एसिड कंट्रंस ऑन अर्थ एंड हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन्स। आगे हमारा आ जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो 2023 में मनाया जा रहा है, ये तो आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए मैं आपको एक चीज की बात और बता दूं, क्या होता है कि गाँव में ज़्यादातर बाजरे की रोटियाँ खाई जाती हैं। बाजरा आप समझते हैं ना? जैसे आप कह सकते हैं एक मक्का होता है, बाजरा होता है गेहूँ। तो गेहूँ की रोटियाँ ठीक है, हम लोग खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हमारा ज़्यादा होता है। बट अगर हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसमें आपके विटामिन्स बहुत ज़्यादा फाउंड होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इसलिए इसको ये प्रोसीड किया गया कि भई 2023 में हम मिलेट्स के रूप में भी इसको मनाएँगे और कोशिश करेंगे कि गेहूँ पे भार हमारा कम हो और हम बाजरे की रोटी खाएँ। सो इसको ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जीसैक। ये क्या है? जिसको कैरी किया जा सकता है फिक्स और फ्लोटिंग के रूप में। ये कूपन है जिसको पे किया जाता है ऑन अ फेस वैल्यू पे, ठीक है? और हाफ ईयरली बेसिस पे। ये आई थिंक ये आपने एक बार कई बार देखा भी होगा। मैटरनिटी लीव की बात करें, ये क्यों न्यूज़ में आ गया भैया? इसका क्या मतलब है? तो मिनिस्ट्री बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 वाला है, इसमें अमेंड हुआ 2017 में और इसने अलाउ कर दिया है जो वर्किंग वुमेन है, वो पेड मैटरनिटी लीव ले सकती हैं कब? 26 वीक तक फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए। बस इसलिए न्यूज़ में रहा था। बस आपको इतना याद रखना है, 2 बच्चों के लिए आपको मैटरनिटी पेड मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये क्या है भैया? ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बारे में बात करेंगे तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो अंडर डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत आती है। इसको हेड कौन करता है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जो भी एडिशनल सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक की होल्डर होते हैं, उससे कम इसको कोई भी हेड नहीं कर सकता। और जो इक्विवेलेंट होते हैं, जिसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? अच्छा, इसकी ये फंक्शन क्या है? तो ये रेगुलेशंस बनाती है फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ डैम सेफ्टी को लेके, प्रिवेंट करती है डैम फेलियर को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। 5-6 नवंबर, देखिए इस दिन ज़्यादा कुछ न्यूज़ में नहीं था, इसलिए मैंने दोनों न्यूज़ एक साथ कर दी आपकी। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। हमें मिलता है, और आप विज़न आईएएस का भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से सेम डिट्टो मिलेंगे। चलिए देखते हैं। फिर हमें मिलता है अ, पेनकोरियस सेबेस्टियनी। ये एक्चुअली में स्पेसीज़ है जो किसकी है? स्पाइडर की है, मकड़ी की। बस इतना याद रखना है आपको। पेनकोरियस सेबेस्टियनी, ठीक है? अब देखिए आप थोड़ा-सा यहाँ पे सेंस लगाएँगे, पानकोरियस सेबेस्टियनी, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे पान को, है ना? रस के रूप में, सेबा में सैनी ने खाया तो वो एक जंप लगाया। कैसे भी आप इसको याद करिए, बस आपको याद रखना है कि ये स्पाइडर की स्पेसीज़ है, जो डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट में। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है कामाख्या टेम्पल। ये इसकी लोकेशंस आपको मिलेगी नीलांचल हिल में, जो कि आपकी गुवाहाटी असम में पड़ता है। और पिलग्रिम्स है यहाँ पे, देखिए तांत्रिक
शक्ति कल्चर है, जो कि हिंदुओं का है, और वाची मेला ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, जो कि कामाख्या टेम्पल पे ही मनाया जाता है हर साल। ये थोड़ा-सा आपके लिए याद करने के लिए है। चलिए अब आ जाते हैं हम जल जीवन मिशन की बात करेंगे, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, ओके? और ये जल जीवन मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब आप समझते हैं? स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देख रही है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करती है सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस, यानी कि एफएचटीसी। समझ रहे हैं ना? फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस के थ्रू 2024 तक जितने भी हाउसहोल्ड हैं रूरल इंडिया में, ठीक है? जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो अर्बन केस की बात करेंगे तो इसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो 2 मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, एक अर्बन और रूरल में कौन-कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, अगर आपसे क्वेश्चन बना तो। तो देखिए जल जीवन मिशन आपका अगर हम बात करें यस अर्बन में बस इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देखती है और यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारा लाइसोनोट्स नोमोचुमी। ये क्या है? ये भैया ये प्लांट्स है, थोड़ा-सा याद रखेंगे आप। ये क्या है? आपका प्लांट्स है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमें मिलता है बिट्रिमर्स इनकॉर्पोरेट विद पोलोरियोटैक्सिन्स, बीपीआर। ये प्लास्टिक है, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, ठीक है? और इसका जो बेस्ड है वो क्या है? एपॉक्सी रेजिन्स विटमियर रिसेंट कैटेगरी ऑफ द प्लास्टिक, जो कि जानी जाती है स्ट्रेंथ के लिए एट लो टेम्परेचर एंड रीशेपिंग अंडर द हीट। कुल मिला के ये है कि आप इसको जो विस्टिमर इनकॉर्पोरेटेड विद पॉलीरोटैक्सिन्स है यानी बीपीआर है, इसको आप लो टेम्परेचर पे ही रीशेप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम। फिर हमें मिलता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023। तो इसको कौन जारी करता है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसको जारी करता है। फिर आ जाता है हमारा यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वियना में। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड लॉ की बात करेंगे, तो आप देखिए ट्रेड से रिलेटेड होगा, तो आप थोड़ा समझ लेंगे। इसके बारे में बात करें, ये आपका कोर लीगल बॉडी है, किसकी? यूएन सिस्टम की। किस फील्ड में है ये? इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिमूव, ये रिमूव करता है जितनी भी लीगल ऑब्स्टेकल्स टू इंटरनेशनल ट्रेड बाय दी प्रोग्रेसिंग, मॉडर्नाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग ट्रेड लॉ। ये सारे काम हैं इसके। 70 प्लस इसमें कंट्री है, इंडिया भी इसमें शामिल है। चलिए आगे आ जाते हैं हम। फिर हमें मिलता है 7 नवंबर 2023 का, और यहाँ हमें मिलेगा कालीसुरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो केएलआईपी ये एक्चुअली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो गोदावरी कालेश्वरम में इसको प्लांट किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम यानी एओआर। ये क्या है भैया? ये आप कह सकते हैं इज अ लॉयर इन द इंडियन लीगल सिस्टम हु इज रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट इन द कोर्ट्स। कुल मिला के ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मुझे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, मुझे एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, और वही लॉयर मेरी रिप्रेजेंट जो मेरी बात है उसको रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। उसी को हम कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है फिर। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था 2013 में, प्रेस्क्राइब किया जो भी एलिजिबिलिटी होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की, उसको देखते हैं। ओनली कौन? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इज एंटाइटल्ड टू फिल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को फाइल करनी पड़ती हैं जितनी भी जो भी मैटर हैं। उसके बाद इसमें कौन-कौन? सीनियर एडवोकेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एडवोकेट रिकॉर्ड्स इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए बहुत अच्छी बात है इसमें कि जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं वो एंटाइटल नहीं कर सकते, अपीयर नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट में। उनको भी चाहिए एक राइट हैंड, यू कैन से दैट इट्स ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। उसके बाद देखेंगे कोई भी हाई कोर्ट में, नो अदर हाई कोर्ट इन इंडिया हैज अ सिमिलर प्रोविजंस। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का प्रोविजन हाई कोर्ट में नहीं होता है, वो सिर्फ इसमें होता है आपका
सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम स्नैक वेनम। देखिए ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट एक यूट्यूबर्स हैं और आई थिंक एल्विस यादव, तो उनको थोड़ा-सा स्नैक के मामले में कैप्चर किया गया या जो भी है पूछताछ हुई, तो इसलिए थोड़ा-सा ये न्यूज़ में आ गया, उसको देखने की कोशिश करेंगे। स्नैक वेनम का मतलब होता है सांप का ज़हर। ठीक है? तो न्यूरोटॉक्सिन्स इज़ इन ए स्नैक, इसमें क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स होती हैं स्नैक के वेनम में और जो साइको एक्टिव यानी कि माइल्ड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टी होती हैं इसमें स्नैक वेनम में। ठीक है? स्नैक वेनम की बात करेंगे तो ये रिलेटेड है और जो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनडब्ल्यूपीए के थ्रू। चलिए अब इसमें बस इतना याद रखना है कि स्नैक वेनम में आपका न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। आगे मिल जाता है हमें कृषि 24/7, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इसको डेवलप किया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशंस विद गूगल एंड एन एनजीओ। इनके थ्रू उसको लॉन्च किया गया है कृषि 24/7 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सॉल्यूशंस है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। तो कुल मिला के ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पावर सॉल्यूशंस है, जो भी ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग को लेके है, ठीक है? चलिए आगे आ जाता है हमारा ऑपरेशन ऑल क्लियर। इसको लॉन्च किया गया था रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा और इसका एम था रिमूव करना जितने भी रिबेल आउटफिट्स हैं, आउटफिट फ्रॉम द असम्स, यानी कि असम में जो भी रिबेल्स हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम था। और यूनाइटेड लिबरेशंस फ्रंट ऑफ असम एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड्स। ठीक है? कहाँ से? तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर कहाँ चलाया गया था, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा। बस आगे चलते हैं हम। फिर हमें मिलता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें एक आई थिंक ज़्यादातर न्यूज़ वो रहती हैं, फेसबुक पे आपने देखा होगा कि एक आई थिंक अभिनेत्री हैं, तो उनका फेस बना के और जो है वो कुछ और कपड़े पहने थे, तो उसी के रिगार्डिंग भी न्यूज़ में आ गया, तो उसको देखेंगे हम क्या है ये। ये इंडिया नो लीगल स्पेसिफिक प्रोविजंस अगेंस्ट द डिफेक्ट। ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी में जब ऑप्शन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया के पास एक लीगल स्पेसिफिक प्रोविजंस है डीपफेक टेक्नोलॉजी के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा-सा आपको देखना है। सम लॉ हैं जो एड्रेस करते हैं डीपफेक को, कौन-कौन से हैं? सेक्शन 66 है ई किसका? आईटी एक्ट 2000 का और इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 वाला, 2 एक्ट हैं जो एड्रेस करते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी को, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं वेटलैंड की डिक्लेरेशंस, ये रिलेटेड है किससे? डीप फेक से, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। कौन-सा? ब्लेटेक्ली ब्लेटेक्ली इज़ डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू द डीप फेक्स। चलिए, आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमारा आ जाता है 8 नवंबर का क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे हम, ठीक है? देखिए यहाँ पे है आपका प्रलय मिशन, ये प्रलय मिशन जो है, प्रलय आप कह सकते हो या प्रलय, ठीक है? डेवलप किया गया था किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ फॉर द डिप्लॉयमेंट अलोंग लाइन ऑफ, ये कहाँ का किस इसमें जो है जो आप कह सकते हैं प्रलय मिशन जो है वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और ये किस किस के लिए है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, ठीक है? अच्छा, इसकी टाइप की बात करेंगे तो ये आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक? रेंज इसकी जो है वो 300 से 350 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये थोड़ा-सा आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बता दूँ प्रलय मिशन जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा ये डेवलपमेंट है अलोंग लाइन ऑफ किसके लिए? ये क्लियर हो गया होगा। और आपको थोड़ा-सा याद रखना है प्रलय मिशन नहीं है, मैं आई थिंक गलत बोला था, सॉरी। ये मिसाइल है, प्रलय मिसाइल, ठीक है? यस, आई एम सॉरी। आगे देखते हैं सोलर फ्लेयर, ये क्या है भैया? इसके बारे में देखेंगे। इट इज एन इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सन्स। तो सन से जो भी मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में काउंट होती है? आपकी सोलर फ्लेयर में। सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव इवेंट्स होते हैं इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है यूक्लाइड मिशंस। यूक्लाइड मिशंस जिसको बिल्ड और ऑपरेट किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अच्छा, इसका एम क्या है? यूक्लाइड मिशन का मेन क्या है? एम क्या है? मेन क्या है? क्या थीम है? क्या मोटो है? तो देखते हैं। इट अस कॉस्मोलॉजिक सर्वे मिशंस ऑप्टिमाइज्ड टू डिटरमाइन
द प्रॉपर्टीज ऑफ डार्क एनर्जी डार्क मैटर ऑन द यूनिवर्सल स्केल। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए कई सारे सर्वे चल रहे हैं, उनमें से इक्लाइड मिशंस भी शामिल है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और ये ऑर्बिट करेगा आपका लैग्रेंज पॉइंट 2 पर, और मिशन जो है लाइफ टाइम 6 साल के लिए है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है प्रादवानी प्रोग्राम। तो प्रादवानी प्रोग्राम की बात करेंगे, जो केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका एम क्या है? इसका एम है इंस्टिल साइंटिफिक एप्टीट्यूड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना, एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट की बात करना, अवेयरनेस अबाउट द राइट टूवर्ड द शेपिंग इंडिपेंडेंट सिटीजन। तो ये सारे काम हैं प्रदवानी प्रोग्राम के, जो कि केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है जियोलॉब। ये क्या है? ये रॉक आर्ट्स है, बस इतना देख लेना है। जियोलॉब क्या है? आपका रॉक आर्ट्स है, ठीक है। ये मोस्टली फाउंड होती है महाराष्ट्र एंड गोवा में, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यानी कि आईओएम। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1951 में। किस रूप में हुई? ये हुई आपकी PICMME, यानी कि प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोप, ठीक है। इसको रीनेम किया गया था 1989 में, किसके रूप में? आईओएम के। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोप। लास्ट में इसका नेम चेंज कर दिया गया 1989 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन। फंक्शन की बात करेंगे तो ये आपका फैसिलिटेटिंग करता है माइग्रेशन को, रेगुलेटिंग माइग्रेशन एंड एड्रेस फोर्स माइग्रेशन, ओके। मेंबर्स में 157 है, इंडिया भी इसका पार्ट्स है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है 9 नवंबर 2023 का। तो देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि NBFC, इसकी ये रजिस्टर है किस कंपनी के एक्ट के थ्रू? 1956। ये थोड़ा सा याद रखना, यूपीएससी में डायरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था ये। और उसकी प्रोवाइडेड और नॉट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट यानी कि DD, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। डू नॉट होल्ड बैंकिंग लाइसेंस भी इनके पास नहीं होता, NBFC के पास। और उसको रेगुलेटेड किया जाता है RBI के द्वारा। उसके बाद डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट्स, ये आपका जो पेमेंट का पार्ट्स होता है उसको भी फॉर्म नहीं करता। सेटलमेंट सिस्टम्स लाइक ट्रेडिशनल बैंक, जो ट्रेडिशनल बैंक करती हैं वो सारे काम ये नहीं करता, ठीक है। सारे काम नहीं, आई थिंक जो मैंने इसमें मेंशन किया है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है CAFRAL, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च लर्निंग। इसको सेटअप किया गया 2006 में। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रमोट करना किसको? फाइनेंस को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी कि बीपो। तो बीपो की बात करेंगे, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, ठीक है। ये आई थिंक सॉरी आपका हो जाएगा WIPI। अच्छा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है, किसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर को। ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। देखिए गैप जब भी आती है तो UNP आपको जरूर याद रखना है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि गैप आने का मतलब है, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNP। और किसने? स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिलीज किया गया है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट्स को। तो दो रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है, एक बीपो के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जिसको UNP और स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस, ओके। इंडेक्स सॉरी इंडस एक्स, ये क्या है? तो इंडस एक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, और ये इसका एम है, ये एक्सपेंड करता है जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको स्ट्रेटेजिक वे में, पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट बिजनेस को लेके, ठीक है, एंड एकेडमिक को लेके, इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड US। तो कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एकेडमिक के बीच में उनको कॉपरेशंस को यू कैन से दैट पार्टनर्स के रूप में टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने का काम करता है इंडस एक्स, ओके। चलिए तो कुल मिला के ये है, आप समझ गए होंगे दोस्ताना हाथ बढ़ाना। हेनले मेराक ऑब्जर्वेशंस, ये आपको पता ही होगा लद्दाख में, और इसका क्वेश्चन बन चुका है।
आई थिंक, ठीक है, नहीं बना है तो देख लेना आप। उसके बाद आ जाता है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये क्या है भैया? NCOL, देखिए इसको स्टेबलाइज किया गया था 2023 में मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशंस के रूप में सोसाइटी, ठीक है, एक्ट 2002 में। इसका एम है प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म सभी के लिए जो भी फार्मर प्रैक्टिस कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मेकिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो कुल मिला के ये है कि इसका काम है प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना जितने भी फार्मर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को, और उनको अरेंजमेंट करना उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उनको सेल करना। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनिक लिमिटेड, ठीक है। आगे मिल जाता है हमें, वो मिलता है कौंदावीडू फूड्स। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी लोकेशंस कहाँ है? इसकी लोकेशन है आपकी आंध्र प्रदेश, और कंस्ट्रक्ट हुआ है ये प्रलय वर्मा रेड्डी के द्वारा। चलिए देखिए 10-11-12 नवंबर 2023 एक्चुअली में दिवाली थी, तो इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा, तो उसको हम देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे पिक करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हमें मिलता है लेक टिटिकाका, ये आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका पेरू जो कि वेस्ट में पड़ता है, और बोलिविया आपका ईस्ट में पड़ता है, क्लियर है? और ये कहाँ पर लाइज होती है? आइडियन रेंज में, ठीक है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन साउथ अमेरिका में। क्या? लेक टिटिकाका। ये थोड़े से आपको 3 पॉइंट से याद रखने हैं। देखिए फ्रेश वाटर लेक है ये, और एडियन रेंज में पड़ती है, और ये बिटवीन पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ती है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है वैन गॉरियन कैनाल प्रोजेक्ट। तो वैन गॉरियन कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो रेड सी के साथ है, रेड सी विद मेडिटेरियन सी, और ये प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव टू दी सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने का काम करता है वेर गॉरियन कैनाल प्रोजेक्ट्स, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम यानी कि GTRP। ये क्या है? देखिए इट वाज एन एफर्ट ऑफ 13 कंट्री, ये 13 कंट्रियों का एफर्ट्स है, जिसका मतलब है टाइगर को डबल करना। पहले तो आपको इतना समझना है, कब तक? 2022 तक, पहले तो ये बनाया गया। उसके बाद इसको इवॉल्व किया गया अंडर द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इन 2010 बाय द सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन। देखिए सेंट पीटरबर्ग तो डबल मल्टीप्लिकेशन की बात करता है ये टाइगर की, ठीक है। और GTRP 2.0 वर्जन इसका लॉन्च हुआ है, वो चलना है कब तक? 2034 तक, इसलिए न्यूज में रहा, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है एफिन वॉर्गन इचिडिया। ये एक्चुअली में क्या है? ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है वोंगो सागर 23। ये नवल एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वोंगो सागर क्या है? एक नवल एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं हम टूवर्ड एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए एक रिपोर्ट जारी हुई है 2040 की, आई थिंक 2040 तक। तो वो रिपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD के द्वारा इसको रिलीज किया गया। थोड़ा सा आपको याद रखना है कौन कौन सी है। टूवर्ड एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन रिपोर्ट 2040। अब तो आप सोचेंगे ये वाला क्वेश्चन तो 2040 में बनना चाहिए, बट नहीं, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स है। फिर आ जाती है हमारी इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट में क्या होगा? आपका श्योरिटी होगी, सेकंड में आपके प्रिंसिपल्स होंगे, थर्ड में आपकी ऑब्लिगी होगी, ओके। चलिए अब हम देखते हैं CBI और CBC यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस यानी कि CBC। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके बारे में बात करें तो ये एक्ट है एज एन एडवाइजरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइज करती है किसमें? मीडिया स्ट्रेटेजी में, ओके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इसका एम क्या है? क्रिएट करना अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके बारे में अवेयर करना, एंड उनकी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 2017 में हुई, इसके रूप में इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेबलाई डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी यानी कि DVP के रूप में, और डायरेक्टर ऑफ द फील्ड। ये देखो याद रहे तो ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि CBC जो है वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, और सॉरी गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम करती है मीडिया स्ट्रेटेजी को लेके, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है 13-14। इस दिन भी दीपावली का कुछ फंक्शन रह गए थे, वो भी
इसलिए करंट उस दिन भी न्यूज़ में ज़्यादा नहीं थी। तो देखेंगे क्या है हमारे पास। चिकनगुनिया की बात करेंगे तो ये वैक्सीन फॉर द चिकनगुनिया जिसका नाम है आप थोड़ा-सा याद रखेंगे इक्सिक यानी कि IXCHIQ सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन बट आपको याद रखना है इक्सिक। ये वायरल डिजीज़ है जो ट्रांसमिटेड होती है एडिस मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है? और ये इंक्लूड है इंडिया में इंडियाज़ नेशनल वेक्टर डिजीज़ कंट्र कंट्रोल प्रोग्राम सॉरी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है? यूक्लाइड्स मैंने अभी पढ़ाया था, ये यूक्लाइड्स हमने वो पहले पढ़ा था, वो मिशन था। यूक्लाइड इज़ अ यूरोपियन स्पेस मिशन, ठीक है? और इसका काम है डिज़ाइन करना टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के जो भी सीक्रेट है उनको अनलॉक करने का काम करेगा कौन? यूक्लाइड मिशन जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपा। यूपा क्या है अभी? सबसे पहले हमें यूपा समझना है। यूपा है क्या? यूपा जो है वो एक एक्ट है, ठीक है? जो प्रिवेंट करता है जैसे आपकी जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है इनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशंस हैं वो डीलिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटी और ये टेररिस्ट एक्टिविटी को भी डील करता है। अंडर यूपा की बात करेंगे तो इसमें केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं बाय द स्टेट स्टेट पुलिस भी कर सकती है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए और स्टेट पुलिस। यही क्वेश्चन हो सकता है आपका ऑप्शन में हो कि यूपा में जो है वो राइट्स इन्वेस्टिगेट करने का काम किसके ऊपर होता है? तो वहाँ पे वो ऑप्शन में दे दें आपका कि ये राइट जो है स्टेट पुलिस के पास होता है। तो आप सोचेंगे हाँ, यस ये तो स्टेट पुलिस के पास हो सकता है, एनआईए के पास क्यों होगा? बट हाँ, आपको याद रखना है इंडिविजुअल की बात है, तो ये इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी देखेगी और ये आपको पता ही होगा इसका गठन कब हुआ था? 26/11 आई थिंक अटैक हुआ था उसके बाद। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रोंटियम अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के थ्रू जो भी डिजीज़ होती है उनको देखने की कोशिश करेंगे। स्टोंटियम की बात करेंगे तो ये बोन ग्रोथ प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके बोन ग्रोथ प्रॉब्लम हो रही है चिल्ड्रनों में तो वो किसकी कमी है? स्टोंटियम की। बेरियम की बात करेंगे तो ये नर्व सिस्टम को ये क्वेश्चंस बन चुका है। कॉपर कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कॉपर देखिए कॉपर आप समझिएगा जो भी स्किन डिजीज़ होती हैं जैसे कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस ये सारी कॉपर कंपाउंड्स के थ्रू होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेरियम नाइट्रेट या लिथियम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इमीडिएट रेस्पिरेटरी से सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम होंगी वो आपकी बेरियम नाइट्रेट और लिथियम कंपाउंड्स के थ्रू होंगी। चलिए आगे देखते हैं फिर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक तो एडीबी इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, एस्टेब्लिश 1966 में हुआ। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्विजन एंड प्रॉस्पेरस की बात करता है, वही सब सीधी-सी बात है, सबके इंक्लूजन समावेश की बात है, रेजिलिएंट की बात है, सस्टेनेबल एशिया की बात है एंड पैसिफिक व्हाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द रीजन्स। यही सबसे बड़ी बात है कि पॉवर्टी को खत्म करने की बात होती है इसमें। और एडीबी के जो भी एसोसिएट इसके मेंबर होते हैं एंड पार्टनर होते हैं, उनको क्या मिलता है? लोन मिल जाएगा उनको। देखिए एडीबी में जो भी पार्टनर है उनको क्या-क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी, ग्रांट एंड इक्विटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जापान इसमें शेयरिंग कंट्री है, यूएसए भी है, चाइना भी है, इवन इंडिया भी है, ठीक है? एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। क्लियर कट है? चलिए अब 15 नवंबर का देखते हैं हम क्या है न्यूज़ में हमारे पास। तो देखते हैं सबसे पहले मिल जाता है हमें गोल्डन पासपोर्ट। ये क्या है? गोल्डन पासपोर्ट ये क्या है? ये फैसिलिटी है जो ऑफर की जाती है किसके द्वारा? कुछ कंट्रियों के द्वारा, जहाँ पे क्या होता है वेयर फॉरेनर कैन गेट सिटीजनशिप थ्रू द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट किया तो उनको गोल्डन पासपोर्ट का मतलब है उन्हें उस शहर की क्या मिल जाती है? उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है, उसे हम गोल्डन पासपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी कंट्रियाँ हैं जिसमें मान लीजिए आपने हमारे अंबानी साहब हैं तो उन्होंने किसी भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे गोल्डन पासपोर्ट जारी होता है, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है मार्स सोलर कंजक्शन ये क्या है भाई? इस फिनोमेना की बात करें, ये फिनोमेना है जिसमें सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड मार्स। तो देखिए ये आपकी अर्थ होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये आपका मार्स हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर सन आ जाता है जिसे हम मार्स सोलर कंजक्शन कहते हैं, ठीक है? अकर दिस ईयर 11 नवंबर से 25 नवंबर तक, ठीक है? ये चला था मार्स सोलर कंजक्शंस और ये हर दूसरी साल में होता है। आगे आ जाता है अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये क्या है भाई?
ये इनिशिएटिव है किसकी, इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चर रिलेशंस यानी कि आईसीसीआर की, और ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है। इसका एम क्या है, अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है रेस्टोरेंट्स को अब्रॉड यानी विदेशों में, दैट प्रमोट इंडियन culinary एंड कजिन्स ट्रेडिशंस, मतलब इंडिया के जो भी पकवान या जो चीजें हैं उनको अब्रॉड, उनको यू कैन सी दैट अप्रिसिएट करना, और ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देना बाय द अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम, फिर हमें मिल जाता है पिको पिकोसाइटिस सैलिडम्स, ये ग्रीन एल्गी है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। पिकोसाइटिस एल्गीरियम, कई बार यूपीएससी में ना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये है क्या, आपको इतना पता होना चाहिए कि पिकोसाइटिस ये ग्रीन एल्गी, एल्गी मतलब समझते हैं ना काई, काई का मतलब होता है, गांव के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि क्या सीन रहता है। सीन ये रहता है कि जैसे आपकी मान लीजिए खेत पे आप गए, खेत पे आपने देखा जो गड्ढे हैं पास में वहाँ पे काई होती है, तो उनको मछली-वछलियाँ जो है खाती हैं। फाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइपरसेलिन सोडा लेक सांबर, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलती है क्राईटेक्टियस वेरिएंटेंसिस, ये क्या है, ये लिजार्ड्स है, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, देखिए ये नाम है किसी का, क्राईटोडासिटियस वेरिटेंसिस, ये आपकी लिजार्ड्स है। 7 प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसका काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नुट्टो। तो नुट्टो की बात करेंगे जिसको सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है, इट इज ए अपेक्स सेंटर फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड रजिस्ट्री ऑर्गन इन द कंट्री। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ की बात करें तो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1946 में, ये परमानेंट पार्ट हुआ 1953 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसओ में है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना, देखिए जैसे कि इस बॉडी से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट करना किसको, चिल्ड्रंस के राइट्स को, ठीक है, और उनको हेल्प करना कि उनका बेसिक नीड जो है वो मिल पाए। आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो उसमें 36 मेंबर हैं स्टेट के, जो इलेक्टेड होते हैं हर 3 साल में बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। कंट्री की बात करें 190 कंट्री, इंडिया भी इसमें मेंबर है। फ्लैगशिप रिपोर्ट की बात करें द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट, जो कि यूएनएस यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। ओके, अच्छा अब देखते हैं हम, तो अब हमारा है 16 नवंबर 2023। तो देखेंगे प्रीलिम्स करंट क्या क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पे मिलता है हमें जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर का था तो एक दिन पहले का देखना है हमें। ओके, फिर हमें मिलता है बिरसा मुंडा, और धरती आबा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा को। और उलगुन जो मूवमेंट था जिसका नाम था द ग्रेट टुमुल्ट्स, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था फॉर द, किसके लिए, एक्सप्लोइटेशंस और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ट्राइबल पीपल्स के लिए, उसके विरुद्ध इसको स्टार्ट किया गया था। किसको, द ग्रेट टुमुलेंट्स, जो कि एक मूवमेंट था या उलगुन मूवमेंट्स। ओके, किसके द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा, जिसका नाम था धरती आबा। आगे आगे हमें मिलता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजी। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, क्या है सेंटर ने इसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए 1975 में एक पहल स्टार्ट की थी, और किसकी रिकमेंडेशन पे, वो थी ढेवर कमीशन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ढेवर कमीशन की रिकमेंडेशंस पे पीवीटीजी के लिए एक रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। पीबीटीसी की बात करें, ये क्या होते हैं, ये मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं इंडिया में, मतलब कुल मिला के ये बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज होती हैं, बहुत वंचित होती हैं चीजों से, जैसे कि प्री एग्रीकल्चर, यानी कि उनकी आज भी वही टेक्निक है जो पहले उनके पुरखे किया करते थे, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, और ये लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं जो पीबीटीजी के अंतर्गत आते हैं। 75 पीबीटीजी हैं 18 स्टेट में और यूटी में, जो कि 220 डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी जो है वो 28 लाख पॉपुलेशन है। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है किसकी, पीबीटीजी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है किल स्विच। ये क्या है भाई, ये आपका ट्रिगर है
जो डेथ करता है जो भी कैंसर की सेल्स होती हैं उनको, तो कैंसर की सेल्स की डेथ करता है किल स्विच। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है इनॉग्रेशन हैंडशेक। तो इसको, ये जो है इंडिया और यूएस के द्वारा एक कॉमर्शियल डायलॉग है, ठीक है, जिसका नाम है इनोवेशन हैंडशेक। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार्स यानी कि निसार निसार सैटेलाइट। तो देखिए इसकी बात हम करें, ये लो अर्थ ऑर्बिट है। मैं इसको ऑब्जर्वेटरी के रूप में जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। क्लियर कट है यहाँ तक? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है निसार का? क्योंकि निसार यहाँ सेंस लगा लेंगे आप, निसार मतलब नासा, ओके, और इधर ये इसरो। ये मैप करेगा जो भी एंटायर ग्लोब है 12 दिन के अंतर्गत, और प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंज इन अर्थ इकोसिस्टम, यानी कि अर्थ की इकोसिस्टम और उसकी जो बर्फ है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए एक मैप तैयार करेगा 12 दिन के अंतर्गत निसार, जो कि नासा एंड इसरो का एक जॉइंटली यू कैन से दैट सैटेलाइट है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। यूपीएससी में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में यूपीएससी ने बोर्ड को भी पूछना स्टार्ट किया है। तो देखेंगे इसको लॉन्च किया गया है ऑब्वियसली किसके द्वारा, हेलो नारियल के थ्रू, ठीक है, हेलो नारियल यू कैन सी दैट इट्स ए थीम्स। इसको स्टेबलाइज किया गया था, सीबीडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पहली बार। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 1979 में इसको स्टेबलाइज किया गया। नोडल मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कोची केरला में। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। अंधेरी शब्द तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो कि गुजरात महाराष्ट्र की साइड की कहानी थी। ओके, आगे मिलता है माउंट एटना वॉल्केनो, ये एक्चुअली में इटली में मिलेगा आपको, और ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो कि यूरोप में पड़ता है, एंड इज द मोस्ट एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये स्ट्रैटो वॉल्केनो में काउंट होता है, और यूरोप में ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो के रूप में काउंट होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारा आ जाता है 18 नवंबर 2023, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो देखेंगे क्या है हमारा यहाँ पे, ये है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सबसे पहले आपको इतना समझना है। तो मित्र, इंडिया के पड़ोसियों की बात करें तो ज्यादा श्रीलंका उनका सगा है। आगे चलते हैं, फिर नेपाल भी है आई थिंक। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए, इसने रिलीज किया है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स। तो वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ओके, फिर हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है नेस्ट इनिशिएटिव। नेस्ट मतलब आप समझते होंगे घोंसला। तो ये है क्या? इट इज ए न्यू रेटिंग एंड सर्टिफिकेट इनिशिएटिव फॉर द ग्रीन बिल्डिंग। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ सेंस लगा पा रहे होंगे, नेस्ट का मतलब है घोंसला। तो जो ग्रीन बिल्डिंग है उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसको हम नेस्ट इनिशिएटिव के थ्रू बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि आईजीबीसी के थ्रू। इसका एम क्या है? इसका एम है इनकरेज करना इंडिविजुअल्स हाउस को और उसके जो ओनर्स हैं एंड द रेजिडेंशियल सेक्टर्स को टू एडॉप्ट ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स। उसके बाद ये एम्फेसाइज करता है ऑन रिड्यूसिंग, क्या क्या एम्फोसाइजिंग करेगा, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, बैटरी यूजेस है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, क्रिएटिंग हेल्थी लिविंग स्पेस बनाएगा। ओके, क्या, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये है आपका इंटरनेशनल सॉरी नेस्ट इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स के थ्रू। तो कुल मिला के ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक घर बनाया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मान लीजिए आपका घर है, और इस घर में हम लोग क्या करते हैं कि रेंडमली ऐसे ही घर बना देते हैं, बट इसके थ्रू अगर नेस्ट इनिशिएटिव के थ्रू जब घर बनेगा तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन एंड यू कैन सी दैट विंडो आपका अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे कि कभी दिन में क्या होता है कि दिन में आपका कई ऐसे हाउस हो सकते हैं जिसमें दिन में भी लाइट की नीड होती है, और आप अगर नेस्ट इनिशिएटिव के थ्रू अगर अपना घर बना रहे हैं तो उसमें आपका सीन ये रहेगा कि आपके घर में दिन में जो लाइट होगी वो आपकी उसमें नीड नहीं होगी। और देखिए अगर अगर आपका ऐसा घर है या मकान है जिसमें आप रहते हैं और उसमें दिन में भी अगर लाइट की नीड पड़ रही है तो आई थिंक सो दिस इज नॉट ए बेटर, क्योंकि यार इतना सनलाइट है और उसके बाद भी हमें लाइट की जरूरत पड़ रही है, दिस इज नॉट बेटर। सो आगे चलते हैं, इसीलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुई है नेशनल प्रेस डे जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आर्किटेक्चर की बात करें तो नियो गोथिक और गोथिक ये दो हैं।
तो नियो गोथिक जो है वो 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और गोथिक की बात करेंगे जो 12 से लेके 16वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई। नियो गोथिक की बात करेंगे, ये इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बड़े होते हैं। न्यू मतलब नया, किससे, गोथिक स्ट्रक्चर से, इतना याद रखना है आपको। और अगर हम इसकी बात करें गोथिक की, तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉइंटेड आर्क, रिब्ड वॉल्स, लार्ज विंडो एंड विथ स्ट्रेंथ। तो आपको न्यू गोथिक में बस इतना याद रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो गोथिक से ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं मीसल्स की। ये हाईली ये एक्चुअली में क्या है, डिजीज है। ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा होती है, और ये अफेक्ट करती है एनीवन को, किसी भी व्यक्ति को ये अफेक्ट कर सकती है। बट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा होती है ये। और ये प्रिवेंट करती है बाय द थीम्स मेजिलेंस रुबेला यानी वैक्सीन के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति जो है 1979 में हुई। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के थ्रू हुई है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व करना फ्रीडम ऑफ द प्रेस by maintaining and improving standard of the newspaper and new agency of the India। ये सारे काम हैं इसके, जो न्यूज़पेपर है उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का काम, या न्यू एजेंसी है जो भारत में, उनको भी इम्प्रूव करने का काम करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसके चेयरमैन और 28 इसमें मेंबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे 19 नवंबर 2023, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि 2.0 वर्जन स्कीम जो है लॉन्च हुई है। इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसमें 27 मैन्युफैक्चर इंक्लूड होंगे। हालांकि ये पहले भी चल रही थी, बट इसमें अब 27 मैन्युफैक्चर जो है वो आपके इंक्लूड होंगे। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल जो भी इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव को ये प्रोवाइड करती है, जो कि बूस्ट कर सके अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द वैल्यू चेन। और जो लास्ट यू कैन से दैट जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होते हैं वैल्यू चेन में, उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। टेनवर की बात करें तो 6 साल ड्यूरिंग स्कीम के लिए है ये। ओके, आगे मिलता है हमें खदा लुंडी वली कन्नू कम्युनिटी रिजर्व। ये इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, कड़ा लुंडी वैली कुन्नू। देखिए कहीं तक यहाँ से सेंस निकल के आ रहा है, कम्युनिटी रिजर्व, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, केरला में, तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए कम्युनिटी रिजर्व की बात करेंगे तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये है क्या, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो देखेंगे फर्स्ट इंट्रोड्यूस थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2002 के द्वारा, क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करती है एरिया, एक्ट एज अ बफर जोन के रूप में और कॉरिडोर के रूप में बिटवीन द ये स्टेबलाइज हुई है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं पैराम्यूटेशंस। पैराम्यूटेशंस की बात करेंगे, ये अनयूजुअल म्यूटेशंस है, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन अगेंस्ट वायरस से। तो ह्यूमन को वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है पैराम्यूटेशंस, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है इमर्जिंग टूल्स इन कटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो देखिए ये प्लास्टिक के कुछ टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लास्टिक क्रेडिट क्या है, देखिए प्लास्टिक क्रेडिट का मतलब है आर फॉर्म ऑफ ए ट्रेडेबल। ये ट्रेडेबल क्रेडिट्स होता है, जिसको आप बाउट भी कर सकते हो, मतलब इसको आप खरीद भी सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो बाय द कंपनी के द्वारा, इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर प्लास्टिक वेस्ट। जो भी आपकी प्लास्टिक वेस्ट है उसको ऑफसेट करने के लिए, क्लियर है। उसके बाद मिलता है प्लास्टिक ऑफसेटिंग। तो आपको प्लास्टिक क्रेडिट का मतलब है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो भी प्लास्टिक है, आपकी कंपनी कोई भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रही है और उससे वेस्टेज ज्यादा होगा, तो क्रेडिट रेटिंग के थ्रू आप इसको कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। प्लास्टिक ऑफ सेटिंग का मतलब है कंपनी और जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनसेट यानी मुआवजा देते हैं फॉर देयर प्लास्टिक कंजम्पशन। जो भी प्लास्टिक कंजम्पशन होगा उसके लिए उनको कंपनसेट देना पड़ता है ऑफसेटिंग में, ठीक है, बाई परचेजिंग प्लास्टिक क्रेडिट। और इसमें उसको क्या खरीदना पड़ता है, प्लास्टिक क्रेडिट को। आगे आ जाता है प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या है, जब कंपनी परचेज करती है बहुत ज्यादा प्लास्टिक क्रेडिट को, ठीक है, और ऑफसेट करने के लिए उसकी एंटायर जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है फॉर ए सेट ऑफ पीरियड टाइम। कुल मिला के ये है कि एक कंपनी के द्वारा उसकी जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसको ऑफसेट करने के लिए जो प्लास्टिक क्रेडिट को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लेती है, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक न्यूट्रलिटी। क्लियर कट है। चलिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ईईजेड। ईईजेड इज अ मैरीटाइम जोन, पहले तो आपको इतना समझना है, जो कि स्टेबलाइज हुआ था बाय दी किसके द्वारा, बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस के थ्रू,
ऑन द लॉ ऑफ सी के थ्रू। ये एक एरिया है ऑफ द ओशियन का बियॉन्ड एडजस्ट टू इट्स टेरिटोरियल साउथ एक्सटेंडेड सीवर्ड अप टू 200 नॉटिकल माइल तक फ्रॉम द बेस। तो बेस से लेके 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इट्स वेरी इजी। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। आगे मिलता है हमें 20-21 का। देखेंगे जामदानी। जामदानी क्या है? इट इज अ साड़ी। ये साड़ी है, सबसे पहले आपको ये समझना है। इट इज अ विविड पैटर्न्स, जिसमें आपका सीर कॉटन फैब्रिक होता है, ट्रेडिशनली वोवन्स होता है, हैंडलूम होता है बाय क्राफ्ट्स पीपल्स एंड अप्रेंटिस अराउंड द ढाका, जो कि बांग्लादेश में। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आपका कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ये थोड़ा सा देख लेंगे हम। उसके बाद हमारा आ जाता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। AESI क्या है? इसका इनॉग्रेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1948 में। और ये जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले पैट्रन इन चीफ बने थे सोसाइटी में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ASI इज अ प्रिंसिपल सोसाइटी इन इंडिया जो स्यूरिंग एंड प्रोफेशंस इन एरिया ऑफ द एरोनॉटिक्स को लेके, एरोस्पेस को लेके, एविएशन को लेके। क्लियर बात है, जब एरोनॉटिक्स है तो एरोस्पेस, एविएशन, इस सारी चीजें इसमें होंगी। और ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोफेशनल्स फ्रॉम ऑल फेट्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एविएशन एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एजेंसी। ओके। रिपोर्ट टाइटल की बात करेंगे क्लाइमेट इक्वलिटी को लेके, तो इसको रिलीज करता है रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इक्वलिटी, जिसको ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है नाइट्रोजन 9। ये क्या है? ये एक आइसोटोप्स है किसका? नाइट्रोजन का, जो 7 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को रखता है। ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल्स, तो इसकी लोकेशंस कहाँ हैं? उड़ीसा में। ये आपको देखना है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इमिशन गैप रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। यूएनपी हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पे इसको बताने की कोशिश करूंगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1972 में। किसके अंडर में? अंडर यूएन जनरल असेंबली रेजुलेशंस, जिसको शॉर्टली आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट में बोला जा सकता है। इसका एम क्या है? इसका एम जो है वो यूनेस्को के थ्रू ही है, जैसे ह्यूमैनिटी को फॉस्टर करना और हार्मनी, जो नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको हार्मनी करना और फोर्स करना, जो कि पॉल्यूशन फ्री नेचर्स को लेके। गवर्निंग बॉडी की बात करेंगे तो यूएन इन्वायरमेंट असेंबली, इंडिया जो है इसका मेंबर है। रिपोर्ट जो रिलीज करता है, जैसे जैसे कि आपका एडप्शन गैप रिपोर्ट है, या फिर आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, इन्वायरमेंट रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट्स, ये सारी यूएनपी के द्वारा रिलीज की जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है 22 नवंबर 2023। तो रैपिड इनोवेशंस एंड स्टार्टअप एक्सपेंशंस यानी कि राइस, ये एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है, जिसको आप कह सकते हो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइंस एजेंसी यानी CSIR के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन जो इकोनॉमी स्टार्टअप्स है उनको ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये राइस जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घोल एंड ब्लैक स्पॉट क्रॉकर, ये एक्चुअली में क्या है? ये आपकी एक स्पेसीज है जो कि फिश की है। ये आपको गुजरात में, गुजरात ने क्या किया है, इसको स्टेट फिश, यू कैन से दैट, जैसे स्टेट एनिमल, स्टेट फिश, स्टेट बर्ड्स, इस तरीके से होता है। तो स्टेट फिश के में काउंट किया है घोल एंड ब्लैक स्पॉट क्रॉकर के रूप में। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडो पैसिफिक, जो कि पर्शियन से, ठीक है, एंड गल्फ टू पैसिफिक ओशियंस। चलिए आगे देखते हैं। जूस मिशन, इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस मिशन के द्वारा। ओके। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टडी करना जुपिटर और उसके जो भी यू कैन से द आईसी एंड पोटेंशियल ओशियन वेरिंग मून्स, गेनामाइट्स है, कैलियोस्टो है, यूरोपो, इन सबको स्टडी करने का काम करता है जूस मिशन। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है गैम्बोसिया, ये एक्चुअली में मॉस्किटो फिश है। और इसका वर्क क्या है? तो गैम्बोसिया का वर्क है, ये स्पेसीज जो है वो वाइडली इंट्रोड्यूस्ड होती है। यू कैन से दैट इसका जो वर्क है, जैसे जो भी मॉस्किटो का लार्वा होता है उसको ये खाने का काम करती है गैम्बोसिया। ये थोड़ा सा याद रखना। इट्स ए फिश, और इसका काम क्या है? जो भी मॉस्किटो लार्वा होता है उसको खाने का काम करती है। ठीक है। और इसका नेटिव है ये कहाँ की? यूएस। चलिए आगे मिलता है। फिर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, इसमें क्या हुआ? इसमें बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो कि वुमेन्स कैटेगरी में आते हैं। आगे मिलता है हमें एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट
यानी कि जिसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो एयर ग्लो, यू कैन सी दैट, जो एयर ग्लो है जिसका उनको एग्जामाइन करने का काम है और डिटरमाइन करता है कि कॉम्बिनेशंस क्या होगा, जो यू कैन सी दैट स्पेस का जो वेदर है अपर एटमॉस्फेयर में उसको उसको यू कैन सी दैट उसमें किस तरीके का फोर्स हमें ड्राइव्स करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं किसके थ्रू है? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आगे देखते हैं, इट विल आल्सो मेजर, ये क्या और मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव, यानी कि AGWS, जो कि आपका मीजो पाउस में पड़ता है। मीजो पाउस का मतलब है जो एटमॉस्फेरिक लेयर से लगभग आपका 87 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होता है। चलिए आगे मिलता है हमें 23 नवंबर 2023, कोलकड़ी डांस। तो कोलकड़ी डांस जो है ये फोक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, ना कि क्लासिकल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्लासिकल नहीं है, क्योंकि कई बार हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल है या फोक है। तो ये आपका फोक आर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ मालाबार रीजन्स में। और कोलाटम की बात करेंगे जो कि तमिलनाडु में, और कोलामो की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेटेड रॉ फ्रॉम द कलारीपयट्टू, ठीक है, अ मार्शल आर्ट ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु। उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारे पास कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, यानी KFD, जो कि मंकी डिजीज के नाम से भी जानी जाती है या मंकी फीवर के नाम से भी जानी जाती है, और ये जूनोटिक डिजीज है। अब जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो आपकी ह्यूमन टू एनिमल या फिर एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है, इसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, और ये हमारा वायरस है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है एम्ब्लियोडिसिस। ये क्या है? ये रेयर डिजीज करेक्टराइज्ड है जिसको बिल्डअप करती है एबनॉर्मल एम्ब्लॉइड्स को, जो डिपोजिट होता है इन द बॉडी में। उसके बाद हम बात करते हैं नोआ दिहाइंग म्यूजिक फ्रॉग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अभी इसकी लोकेशंस देखी गई है। रिवर की बात करेंगे तो नोहाम देवर रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। क्लियर कट है। आगे मिलता है हमें साथी, यानी कि सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इसकी इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका काम क्या है? ओपन लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म करना, जो कि हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना, और ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपको समझना है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जो कि इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच इसको यू कैन से दैट स्टार्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इट्टू, इट्टू क्या है? ये इंटर ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल्स, इसकी उत्पत्ति जो है वो 1987 में हुई। किसके रूप में हुई? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हुई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। इसमें मेंबर लगभग 75 हैं जो प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग में आते हैं। इंडिया जो है वो कंज्यूमिंग ना होके प्रोड्यूसिंग मेंबर है किसका? इट्टू का। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया इट्टू का मेंबर है वो कंज्यूमिंग में आता है या प्रोड्यूसिंग में, तो इट्स ए प्रोड्यूसिंग। आगे देखते हैं 24 नवंबर 2023 आपको मिलता है कम्बाला फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है एनुअली है, जिसमें क्या होता है कि बफेलो यानी भैंसों की रेस कराई जाती है, और ये ऑब्जर्व बाय दी फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ कोस्टल कर्नाटका में होता है। और ये लॉर्ड कदरी मंजुनाथा के याद में इसको मनाया जाता है कम्बाला फेस्टिवल, जो कि बफेलो रेस है। उसके बाद हमें संगाई डियर की बात करेंगे, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, और WPA में ये शेड्यूल फर्स्ट में है, ओके। और केबल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो लास्ट नेचुरल हैबिटेट है किसका? संगाई डियर का। लोकटक लेक की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और ये फेमस है फुमडीज के लिए। फुमडीज आपने पढ़ा होगा, इसका क्वेश्चन बन भी चुका है। लोकटक लेक, ये फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प। लोकटक इज अ रामसर साइट, और लोकटक आपकी रामसर साइट में होती है। इन्वेस्टर रिस्क रिड्यूसिंग एक्सेस, यानी कि इरा, इरा इसको लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। इट इज अ प्लेटफॉर्म जो रिड्यूस करता है रिस्क फेस्ड बाय द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर जो भी रिस्क होती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। इन्वेस्टर रिस्क रिड्यूस, उसी से नाम पता चल रहा है। इन एवरीथिंग इन इवेंचुअली ऑफ टेक्निकल ग्लिंच। कुल मिला के ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे उस रिस्क से थोड़ा डर खत्म हो जाए, तो उसके लिए इन्वेस्टर रिस्क रिड्यूसिंग एक्सेस होता है, जिसको सेबी ने लॉन्च किया इंडिया में, ओके। चलिए आगे चलते हैं फिर। इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये मैंने आपको पढ़ाई थी, IGVC, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है,
और ये वाई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन 2001 में स्टेबलाइज हुई। इसका एम है फैसिलिटेट करना इंडियन इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन बिल्डिंग एंड ग्रीन बिल्ट एनवायरनमेंट बाय द 2025 तक। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर हम डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, यानी कि देसी 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 भाषा में बोलते हैं ना हम, देसी। तो देसी क्या है, इसको ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट की गई है फिनलैंड के द्वारा, और ये फिनलैंड पहला एक्सपोर्ट प्रमोशंस प्रोग्राम है जो कि इंडिया और स्पेन के सेक्टरों में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल ट्विंस। डिजिटल ट्विंस क्या है, इट इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम्स। क्लियर कट है, ये तो आपको पता ही होगा। ये मिरर है जो कि रियल वर्ड्स को, जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आपकी एक कार है, एक कार आप जैसे जिसको आप बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है, और इसी कार का एक मॉडल पहले बनाया गया होगा जिसमें आप बैठ नहीं सकते, इट्स वर्चुअली, इसी को हम डिजिटल ट्विंस कहते हैं। क्लियर कट, इतना समझना है आपको। यूएन डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ और यूएन पार्टनर्स के थ्रू उसको रिलीज किया गया है। 25 नवंबर 2023 की देखेंगे तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H9N2 ये वायरस है। ये सब टाइप है किसका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि ह्यूमन और बर्ड फ्लू के थ्रू होता है। ओके, नेशनल कैस्यू डे जो कि 23 नवंबर को मनाया जाता है। कैस्यू समझते हैं ना, नेटिव है कहाँ का, ब्राजील का। अब कैस्यू के लिए हमें कैसी चाहिए, देखिए सॉइल और क्लाइमेट चाहिए हमें वेल ड्रेन्ड डीप सैंडी लोम सॉइल चाहिए। टेम्परेचर हमें 20 से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए, किसके लिए, कैस्यू के लिए। ह्यूमिडिटी हमें 60 से 95 डिग्री परसेंट चाहिए। प्रेसिपिटेशन हमें 200 से 3000 mm चाहिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है किसका, कैस्यू नट्स का। ठीक है, और मेजर स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है मंकी पॉक्स। तो एम पॉक्स की बात करेंगे, ये आपकी इन्फेक्शन डिजीज है, पहली बात मंकी पॉक्स, और ये पी टू पी यानी कि पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, कैन अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शन स्किन और अदर लीशंस। तो कुल मिला के ये कि ये आपके जो भी इन्फेक्टेड स्किन है उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो जाती है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है कृषि सखी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, कृषि सखी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आगे मिलते हैं हमें सोलर प्लांट, कुछ हैं उनको हमें याद करनी है, जैसे नूर अबू धाबी जो कि यूए में है, बोदला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, और आपके पास मिलेगा पवगाड़ा सोलर पार्क जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद मिलेगा आपको रामा गुड्डम फ्लोटिंग सोलर पार्क जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं, इमिशन फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांजिशंस रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, देखिए रिपोर्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इमिशन किसके लिए, फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांसमिशन रिपोर्ट्स, ये आईईए के द्वारा की गई है। सर्टेन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उत्पत्ति 2004 में हुई। मिनिस्ट्री जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रही है। इसको ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव है आईटी एक्ट 2000, ये डिजाइन करता है सर्ट इनको टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जैसे कलेक्शन हो, एनालिसिस हो या डिसमिनेशन हो। ठीक है, जो साइबर इंसिडेंट होते हैं उन सब का काम करती है कौन, सर्ट इन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं, 26 नवंबर फिर देखेंगे दीपोर व्हील। ये एक्चुअली में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र वैली जो कि लोअर साइड में है असम में। ठीक है, ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, पहले आपको इतना समझना है, दीपोर व्हील, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसमें रामसर साइट में भी है शामिल है। चलिए उसके बाद मिलता है चेब्रुलू, ये टाउन है आंध्र प्रदेश का। सेप्सिस की बात करेंगे, ये आपका सीरियस कंडीशन है जो कि when the body immune system has a extreme response to an infection। कुल मिला के हमारा इम्यून सिस्टम अगर इन्फेक्शंस को ज्यादा एक्सट्रीम करे तो उसको हम बोलते हैं सेप्सिस। ठीक है, जो कि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एल्सोविलियन और फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। आगे मिलता है हमें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल यानी कि नमो ओपी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट की 100% ओन पार्टनरशिप नहीं है।
ठीक है। स्कीम प्रोवाइडेड करती है असिस्टेंट विद द प्लांटिंग मटेरियल इनपुट्स फॉर इंटरक्रॉपिंग, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सीड्स, ग्रेन, गार्डन्स एंड नर्सिंग। ये सारी चीजें स्टेबलाइज होती हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ऑल पाइप्स। ठीक है। सन स्पोर्ट्स क्या है? ये डार्क स्पोर्ट्स है ऑन द सन का। ठीक है। जो यू कैन से दैट, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन की सोशल कॉस्ट क्या है? ये एक्चुअली में ये डैमेज क्रिएटेड बाई एक्स्ट्रा टोन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। तो इसका काम है जो भी यू कैन से दैट ये कॉस्ट है जो डैमेज करती है क्रिएटेड बाय द एक्स्ट्रा टर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। मिनिस्ट्री की बात करेंगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी। एनसीसी आपने देख सुनी होगी जब आप 12th में होंगे। तो इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्मल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में एनसीसी एक्ट के थ्रू 1948 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना क्वालिटी ऑफ करेक्टर को, करेज करना, और सेकुलर आउटलुक, आइडिया ऑफ द सेल्फलेस सर्विस यूथ टू मेक देम सेल्फुल सिटीजनशिप। तो कुल मिला के एनसीसी का मतलब ये होता है कि एज ए हाफ सैनिक कह सकते हैं आप। मतलब वो इतना तैयार हो गया कि आप उसे सेना में भर्ती करेंगे तो दिस पर्सन इज अ ट्रेन बिकॉज सी ट्रेंड हिज ट्रेनिंग इन एनसीसी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है नेशनल ऑयल स्पिल डिसास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान। ये क्या है? इसको प्रोमलगेटेड यानी कि इसको घोषणा जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई, यानी कि आईसीजी। ठीक है। जो पार्ट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको थोड़ा समझना है कि नेशनल ऑयल स्पिल डिसास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन के सिस्टम को इफेक्टिव बनाना, एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्पिल्स, और जो भी स्पिल्स हैं उनको रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ द कोस्ट। 2023 की 2003 से बात करें एनओएफडीसीपी की, ये आता है परव्यू ऑफ द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। कोरोनल मास एजेक्शंस यानी कि सीएमई, ये लार्ज एक्सपल्सन्स ऑफ प्लाज्मा है। और उसके बाद हम बात करते हैं सैल्ट हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी कि एसडब्ल्यूएस की, जो कि लोकेशन कर्नाटका में है। रिवर्स की टुंगा एंड कुमार वादी है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मैडगंडा नेचुरल वर्ल्ड सेंचुरी, ये पार्ट है इस सेंचुरी का। ठीक है। अच्छा, और देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपको लोकेशन याद रखनी है। सेंटा हैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी कर्नाटका में है। इंडियन ओशियन टुंगा कमीशन, टूना कमीशन, टूना टूना समझते हैं ना, फिश होती है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका विक्टोरिया सेचेल्स में है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ये इंश्योर करता है एंड कंजर्व करता है एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिश स्टॉक। फिश स्टॉक को किस तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए, ये सारे काम करता है इंडियन ओशियन टूना कमीशन। क्लियर। और ये इंक्रेज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। तो मतलब फिशरीज को आपको किस तरीके से सस्टेन करना है, ये सारे काम करता है इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन। इसका इंडिया मेंबर है। चलिए आगे देखते हैं। स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2, ये क्या है? ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो ट्रांसमिट कैसे होता है? ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, एक्सपोज्योर करता है टू पिक और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। ओके। कालबेलिया डांस या सपेरा डांस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका राजस्थान में है, और इसको बोथ मेल और फीमेल इसको पार्टिसिपेट करती हैं। आगे मिलता है हमें सुवनसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है एंड असम में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सुवनसरी, वेट, ठीक है, जो कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश और असम में। और ये ट्राइब्यूटी है, आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा, सुवनसरी रिवर पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र बैंक की क्या है? ट्राइब्यूटी है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, तो यूएनओडीसी जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, इसकी उत्पत्ति 1997 में हुई बाई मर्जिंग द यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर द इंटरनेशनल क्राइम एंड प्रिवेंशन एंड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 28 नवंबर, आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य मंदिर, है ना? तो आम कह सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एवीएससी, जिसका नाम अब हो गया है क्या?
आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका टैगलाइन है आरोग्य परमम धनम। लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत प्रोग्राम के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोवाइड करता है केयर फॉर किसके लिए? जितनी भी नॉन यानी कि एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, क्वालिटेटिव एंड रिहैबिलिटेट केयर होते हैं, ओरल, आई, ईएनटी, ये सब प्रोवाइड करता है फ्री एसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोसिस सर्विस। ठीक है क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो उससे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि AVHWCC था। ओके, आगे आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है एमेटेरासु। ये एक्चुअली में क्या है? पार्टिकल्स है। ये बस आपको याद रखना है, ना प्लांट है ना एस्ट्रॉइड्स है, ना ही ये यू कैन सी दैट प्लानेट है। ये क्या है? पार्टिकल्स है। फिर हमें मिलता है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर द लाइवल इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया एम्पलीफायर, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो एम्पलीफायर 2.0 वर्जन है। ये एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। क्लियर कट है। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रोवाइड करना रॉ डाटा फ्रॉम द इंडियन cities and available on single platform for the academic researchers and stakeholders to help data driven policy making। ये सारे काम करता है एम्पलीफायर। पॉलिसी मेकिंग को भी ड्राइव कैसे करना है उसमें भी काम करता है। ठीक है, इसलिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको लॉन्च करती है। आगे देखते हैं एस्ट्रोसैट क्या है। एस्ट्रोसैट जिसको सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया, ठीक है, जिसने सक्सेसफुली डिटेक्ट किया है गामा रे ब्रस्ट को। तो जीआरबी की बात करें तो ये शॉर्ट लिव ब्रस्ट है, गामा रे जो लाइट है, द मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट। इसको फर्स्ट डेडिकेटेड है इंडियन एस्ट्रोनॉमी की मिशन को लेके। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो स्टडी करता है सेलेसियल सोर्स ऑफ इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बैंड्स साइमल्टेनियसली। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसी, जीसीसी आर ऑफशोर यूनिट। ये ऑफशोर यूनिट है ना कि ऑनशोर, समझ रहे हैं ना? क्या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये ऑफशोर यूनिट है, मल्टी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है जो ऑपरेट होती है अक्रॉस ग्लोब। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, दीज सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सपोर्ट सर्विस सच एज आईटी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस टू अदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए लास्ट देखेंगे हम 29 और 30 नवंबर 2023 की क्या इंपोर्टेंट रहा क्या नहीं रहा। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने स्पीड देने की कोशिश की है क्योंकि आपका ये जो भी आप मैगजीन या कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसको ऑडियोबल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टर्म लिखा है उसका मतलब क्या है, वो है क्या, लोकेशन क्या है। ओके, सो देखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका मिलेगा कर्नाटका में। क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये क्या है? ये पीएम जनमन कह सकते हैं आप। इसका एम है प्रोटेक्ट करना ट्राइब्स को ऑन द बर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन एंड नर्चर देम्स। ये सारी चीजों को प्रोवाइड करना। ये लगभग 75 पर्टिकुलर पीबीटीजी को कवर करता है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, और ये फोकस करता है 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस को थ्रू, जो कि 9 मिनिस्ट्री के थ्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के थ्रू। क्लियर है। तो कुल मिला के ये प्रधान जो पीएम जनमन है वो ट्राइबल पीपल के लिए है, बस इतना आपको समझना है। हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप, ये जो है आपकी इट इज अ 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर पे है, जिसको ऑपरेट किया गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा। चलिए आगे मिलता है हमें गजराई सुरक्षा, यानी कि गजराई मतलब गज मतलब एलिफेंट। एलिफेंट सेफ्टी की बात करेंगे तो ये कवर करता है लगभग 700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अक्रॉस द वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरला, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। ये गजराई सुरक्षा में ये सारे स्टेट आती हैं, थोड़ा सा आप देख लेंगे। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है। आगे मिलता है हमें, फिर मिलता है पार्थियनॉन स्कल्पचर। इसकी बात करेंगे जो 447 बीसी से लेके 432 बीसी में इसको मेड किया गया। और ये एक्चुअली में क्या है? ये कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस का फ्रॉम द पार्थियन टेम्पल ऑन द आर्कोपोलिक्स इन एथेंस जो कि ग्रीस में है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि यू कैन सी दैट यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मैं पढ़ा चुका था आपको पहले ही, पेरिस में है। मेंबर इसमें 194 इंडिया भी है। इसकी उत्पत्ति 1945 में हुई। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, सारी कहानी वही है कि शांति को स्थापित करना, गरीबी को खत्म करना
और साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन को इंटरकल्चर करना। ये सारी कहानी वही है, ठीक है? ओके, सो लास्ट हम अपना बी वीकली करंट अफेयर इस बार हमने नहीं कर पाया, पर मंथली हमने करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लिया नवंबर का। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जिससे भी, जैसे भी, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट आप इसको अगर रिवीजन तौर पे भी डाल के रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप एक बार लास्ट में थैंक यू बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा रहा, हमारा इसमें से बहुत कुछ हमें एनर्जेटिक मिला, हमें लगा कि हमारा ये इसमें से हो सकता है ना? प्रीलिम्स की करंट में। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे और प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा रिदम इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर अपना काम भी है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। बट हाँ, करंट की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि जब इसको आप करेंगे और फाइनली आप कोई भी मैगज़ीन लगा रहे हैं या आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं किसी भी कोचिंग सेंटर की, देन डैम श्योर कि आप मुझे एक बार थैंक यू बोलोगे कि सर आपकी वज़ह से हमारा ये सब इतना अच्छा हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच।